हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था वक्र अनुरेखण, कर्व ट्रेसिंग, और उसमें भी अपन कार्तीय निर्देशांकों में या कार्तीय रूप में वक्र अनुरेखण पढ़ चुके हैं, और अब हम ध्रुवीय निर्देशांकों में ध्रुवीय रूप में वक्र अनुरेखण पढ़ रहे हैं। ठीक है, कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का मतलब है कि आर और थीटा के लिए। ओके, तो इससे पहले आपको एक वीडियो है वो प्रोवाइडर ने करवा दिया है। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन आपको दिया भी था, वो भी कोऑर्डिनेट का ही था, उसमें प्लस की जगह माइनस था। आपको r = a × 1 + cos थीटा के लिए करवाया था, और a × 1 - cos थीटा के लिए आपको करने के लिए दिया था। यदि आपने उसको किया है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, तो आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए। इक्वेशन है r² = a² cos 2θ। ठीक है, इसका नाम है बर्नौली का द्विपक्षी। नाम क्या है? बर्नौली का द्विपक्षी। इसको बोलते हैं लेविन-स्केट, आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं लेविन-स्केट। तो यदि आपको डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम सरफेस वगैरह है तो वहाँ पे इसका क्वेश्चन जरूर आया होगा, और क्वेश्चन आया है, आपने पढ़ा है, तो इसका डायग्राम भी आपको पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, और उस जो आपका डायग्राम है उसमें वो चीज़ें कैसे बनती हैं वो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आइए एक एक करके इसके बारे में हर पॉइंट अपन जानते हैं। दिया गया वक्र है r² = a² cos 2θ। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। पहला पॉइंट है सममिति, सिमेट्री। ठीक है, तो क्या करना है, समीकरण 1 में आपको क्या करना है, थीटा की जगह -θ रखने पर, थीटा की जगह -θ इसमें रखते हो तो देखो क्या होगा, r² = a² cos -2θ हो जाएगा ये, और cos -2θ क्या होता है, ये cos 2θ ही हो जाएगा, यानी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये वक्र प्रारंभिक रेखा यानी अक्ष इनिशियल लाइन के सापेक्ष क्या है, सममित है, सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट, तो वही चीजें हैं, देखो वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें नहीं बदला है। अब की बार थीटा की जगह π - θ इसमें रखते हो तो देखो कितना आएगा, r² = a² cos 2 × π - θ। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r² = a² cos 2π - 2θ। ठीक है, अब सोचिए cos 2π - θ कितना होता है, cos 2π - θ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आई है, आपका चतुर्थांश है ये, और ये आपकी पाई और 2π वाली स्केल है ये। तो सोचिए चेंज होगा नहीं, कोस का कोस ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये का ये मान आ जाएगा। r² = a² cos 2θ, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे वक्र थीटा = π/2 के सापेक्ष में क्या होगा, सममित होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, और थीटा = π/2 का क्या मतलब है कि y एक्स के सापेक्ष, इनिशियल लाइन थीटा बराबर 0, y एक्सिस थीटा = π/2, और आगे थोड़ा देख भी सकते हो थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर π/2 तो होगा। ठीक है, r की जगह -r रखोगे तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, यानी ये वक्र आपका ध्रुव के सापेक्ष में क्या होगा, सममित होगा। तो इसमें तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी। ये वक्र प्रारंभिक रेखा, दूसरा थीटा बराबर π/2 यानी y एक्स, और ध्रुव, तीनों के सापेक्ष क्या होगा, सममित होगा। r की जगह -r रखेंगे तो भी ये -r का होल स्क्वायर r² हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से क्या बोलोगे, वक्र फर्स्ट है वो दोनों अक्षों तथा
ध्रुव के सापेक्ष क्या है, सममित है। दोनों अक्ष कहाँ से आई, इसका मतलब ये थीटा की जगह माइनस थीटा रखा, चेंज नहीं हुआ समीकरण, यानी अक्ष अक्ष के सापेक्ष, प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष इनिशियल लाइन, ठीक है। दूसरा थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखा तो भी चेंज नहीं हुआ, अब की बार इसका मतलब हो गया वाई एक्स के सापेक्ष। आर की जगह माइनस आर रखा तो भी नहीं चेंज हुआ, मतलब ध्रुव के सापेक्ष। तीनों के सापेक्ष से क्या होगा, सममित होगा। इनिशियल लाइन अक्ष अक्ष थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी वाई एक्स, तो मैंने एक साथ लिख दिया, दोनों अक्षों के सापेक्ष से क्या होगा, सममित होगा। दूसरा पॉइंट, ध्रुव पोल। आप खुद सोचिए r का मान 0 कब होगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि थीटा के किसी मान के लिए r का मान 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वक्र आपका ध्रुव से होके जाएगा, बस आपको वो वैल्यू ढूंढनी है। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट रहा। इसमें आप थीटा की जगह क्या रखोगे, थीटा की जगह क्या रखोगे कि r का मान 0 हो जाए। तो थोड़ा सोचो, देखो आपको ये देखना है cos 2 थीटा 0 कब होगा। तो cos कहाँ पे 0 होता है, cos पाई बाई 2 पे 0 होता है, इतना आपको सोचना है। तो पाई बाई 2 यहाँ से कब बनेगा, जब थीटा की जगह पाई बाई 4 रखोगे। तो थीटा की जगह पाई बाई 4 रखोगे कहाँ पे, समीकरण 1 में, तो कितना आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे cos पाई बाई 2 और वो 0 हो जाएगा। तो मतलब आर स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, यानी आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहाँ पर हुआ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो यानी पोल से तो ये जाएगा, और थीटा बराबर पाई बाई 4 इसकी क्या होगी, एक टेंजेंट होगी, स्पर्शी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। लिख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, आगे देखिए। तो क्या कोई और भी थीटा का मान है जिसके संगत आर का मान है वो 0 आ जाएगा। तो देखिए हम थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 रख के देख रहे हैं। इसमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 4, 2 हो जाएगा ये, क्योंकि साथ में 2 है तो 2 से 4 होके 2 हो जाएगा। cos 3 पाई बाई 2 कितना होता है, सोचिए थोड़ा सा। cos 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हो, cos पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। और पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, माइनस आएगा cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये मान कितना हो जाएगा यहाँ भी, कि आर स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वक्र फर्स्ट है वो पोल से होके जाएगा, ध्रुव से होके गुजरता है, और थीटा इज इक्वल टू 5 बाई 4 और थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इसकी क्या हो जाएंगे, स्पर्शी हो जाएंगी। कहाँ पर, ध्रुव पर, क्योंकि दोनों पर आर का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तीसरा पॉइंट, एसिम्पटोट अनंत स्पर्शी। तो इसका भी वही तरीका है, समीकरण 1 से आप सबसे पहले 1/r का मान ज्ञात करोगे। आर स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर कोस टू थीटा। तो यहाँ से 1/r का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a अंडर रूट कोस टू थीटा, ठीक है इतना। फिर क्या करते हैं, एफ थीटा को 0 के बराबर रखते हैं। एफ थीटा यहाँ पे ये है, तो 1/a
ए अंडर रूट कोस टू थीटा इज इक्वल टू 0। इसको किसके बराबर रख दिया? 0 के बराबर। यदि यहाँ से थीटा का मान मिलता है यदि यहाँ से थीटा का मान मिलता है तो एसिम्पटोट ही मिलेगी, और थीटा का मान नहीं मिलेगा तो एसिम्पटोट नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ से क्या लिखोगे? ये आपका 1/a तो 0 होगा नहीं, तो ये कोस ऊपर जाएगा सेक और इसकी पावर 1/2, सेक टू थीटा की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर करोगे तो पावर हट जाएगी। यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा सेक टू थीटा इज इक्वल टू 0। और ये हम जानते हैं कि सेक में कोई भी वहाँ 0 नहीं होता, मतलब ये संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ दिए गए वक्र की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। ये तरीका है अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का। थीटा का मान मिलता तो हम अनंत स्पर्शी ज्ञात करके दिखाते हैं। थीटा नहीं मिला क्योंकि सेक टू थीटा इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी थीटा का मान नहीं मिल सकता और थीटा नहीं मिल सकता, इसका मतलब कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। चौथा पॉइंट, बिंदु ज्ञात करने हैं आपको। तो ये थीटा के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको आर के मान याद करने हैं। ये रिलेशन आपके सामने है। अब देखो बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए कि 0 से 90 तक तो आपको याद होनी चाहिए ना अच्छे से, कि साइन से लेकर कोसेक तक जितने भी आपके त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके मान क्या होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे मैंने देखो ये आपका 2/π लिखा है, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये 3π/4 यानी 135 डिग्री हो जाएगा, और वो पाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये कुछ और लिख लिया मैंने, बाकी ये 0 से π/2 तक तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। देखो थीटा बराबर 0 रखते हो, ठीक है, तो ये cos 0 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान a स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान a स्क्वायर, तो आर का मान हो जाएगा a। ठीक है, दूसरा cos π/6, थीटा की जगह cos π/6 रखना है तो आपका 2 थीटा हो जाएगा cos π/3, cos π/3 यानी कितना हो जाएगा cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 यानी a²/2, आर स्क्वायर का मान a²/2, तो आर का मान कितना हो जाएगा a/√2। ठीक है, खत्म बात। फिर थीटा का मान रखते हो π/4 रखते हो तो ये 2 के कैंसिल होकर थीटा का मान बचेगा, ये कोस के साथ हो जाएगा π/2, और cos π/2 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर π/3 पे आइए आप, cos π/3 तो cos 2π/3, और सोचिए थोड़ा cos 2π/3 कितना होगा, cos 120 कितना होगा। यहाँ पे ये आपका π/3 रख रहे हैं लेकिन साथ में 2 भी तो है, तो एक तरीके से ये cos 2π/3 हो जाएगा। cos 120 कितना होता है, सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगा के, आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा रफ फर्क आपको करना पड़ेगा। cos 2π/3 को फिर क्या आप क्या लिख सकते हो, cos π-π/3, 2π/3 हो जाएगा। आप सोचिए इसका मान क्या होगा, ये माइनस cos π/3 हो जाएगा, माइनस आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और cos 60 कितना होता है 1/2, इसका मान हो जाएगा -1/2। -1/2 होने का क्या मतलब है, आर स्क्वायर का मान माइनस में है, मान जो भी है लेकिन माइनस में है, और माइनस में होने का मतलब है आर स्क्वायर का मान कि आर का मान है वो काल्पनिक होगा, क्योंकि इसका अंडर रूट करोगे तो a स्क्वायर का a हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, लेकिन -1 का अंडर रूट क्या होता है आयोटा होता है, तो ये इसमें क्या आएगा, ये काल्पनिक आएगा, इसमें ये वैल्यू क्या आएगी काल्पनिक आएगी।
ठीक है। पाई बाई 2 पे आइए, ये पाई बाई 2 रखोगे तो कोस पाई -1, ये फिर से आर स्क्वायर का मान माइनस में आ रहा है, फिर से ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है। 2 पाई बाई 3 रखते हैं तो ये कोस 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। कोस 4 पाई बाई 3 को आप थोड़ा सा हल करते हो, कोस 4 पाई बाई 3 को आप थोड़ा सा हल करते हो तो इसको क्या लिखोगे आप, कोस पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है। कोस पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो माइनस कोस पाई बाई 3, फिर से मान है वो माइनस में आएगा 1/2, फिर से मान आर स्क्वायर का माइनस में, फिर से यहाँ पे काल्पनिक मान मिलेगा। तो थीटा के 3 मानों के संगत आर का मान काल्पनिक मिला है, क्योंकि आयटा आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का मान माइनस में होगा। ठीक है। फिर चलते हैं 3 पाई बाई 4 पे, तो कोस 3 पाई बाई 2, यहाँ से देखो 3 पाई बाई 4 रखोगे तो 2 के साथ 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, कोस 3 पाई बाई 2, इसका मान कितना होगा, -1/2। ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 रखते हो तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 3 पाई बाई 2, और कोस 3 पाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, कोस पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है। ये 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 2, 2 पाई प्लस कोस पाई प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पे सही है, चलो ठीक है। कोस 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे कोस पाई प्लस पाई बाई 2 भी कितना होगा, माइनस कोस पाई बाई 2। ठीक है। माइनस कोस पाई बाई 2 हो जाएगा ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस में रहेगा, और पाई वाली स्केल पे चेंज होता है नहीं है, तो कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 जीरो होगा, इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और ये मान फिर से क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोस लास्ट में रखते हो थीटा की जगह पाई, कोस 2 पाई आप जानते हो प्लस का 1 होता है, तो आर स्क्वायर का मान a स्क्वायर, तो आर का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a। अब देखो पहले मान में भी आपने जब थीटा का मान 0 रखा तो आर स्क्वायर का मान a स्क्वायर, इसमें भी आपने मान रखा थीटा का मान पाई तो आर का मान a स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान a स्क्वायर है, इसका मतलब आर का मान है +-a। तो अब कौन सी जगह तो प्लस का लेना है, कौन सी जगह माइनस का, ये आपको खुद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। देखो यहाँ पे प्लस का लेते हो तो देखो a/√2 0, ये आर का मान धीरे धीरे घट रहा है 0, ये देखो यहाँ पे माइनस लेते हो तो और घट रहा है, आर के मान की एक सीक्वेंस बन जाएगी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं आर का मान घट रहा है। यहाँ पे आप यदि माइनस लोगे तो फिर वो सही नहीं होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। ठीक है। ये माइनस हो जाएगा a/√2 0, फिर वो प्लस हो जाएगा, एक सीक्वेंस नहीं बन पाएगी वो। ठीक है, कि वो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आप प्लस लेते हो, अब आपकी देखो होता प्लस माइनस ही इतना है, यहाँ पे मैंने प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस लिया है। ठीक है, तो थोड़ी सी आप देख सकते हो कि इसकी सीक्वेंस बन जाएगी कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे आर का मान इसका थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे आर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब देखो इसमें 0 से π/2 तक तो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली है कर। आगे जैसे इनमें से कोई या एक मान आपने छोड़ दिया फिर लेते हो तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मान ले लोगे जैसे नॉर्मल है, जैसे 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ये मान ले लोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आर की वैल्यू है वो किस हिसाब से बिहेव कर रही है, वो बढ़ रहा है घट रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहे होंगे। लिखो 500 पॉइंट है रीजन क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको देख के लग रहा है कि आर का अधिकतम मान a है, न्यूनतम मान -a है।
लेकिन अभी ये कह रहा थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्यों, देखिए। कोस जो आपका 2 थीटा है उसका मान -1 से 1 के बीच में होगा, इतना तय है कोस के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा का मान आप है ना -1 रखते हो, कहाँ पे, समीकरण 1 से, जो आपको वक्र दिया गया है r² = a² cos 2 थीटा। तो इसमें cos 2 थीटा का मान आप यदि -1 रखते हो तो r का मान आएगा -a², r² का मान, सॉरी r² का मान यदि -a² है तो इसका मतलब r काल्पनिक है, माइनस में जब जब मान आए क्या है, काल्पनिक है। यदि cos 2 थीटा का मान -1 रखते हो तो, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पे तो इसका मतलब r का न्यूनतम मान आना चाहिए था, और वो तो काल्पनिक आ रहा है, समझ में आ गई बात। इसीलिए आप न्यूनतम मान बोलना यहाँ पे एकदम ये बोलिए कि एकदम स्पष्ट नहीं है, अपन क्लियर रूप से नहीं बोल सकते। cos 2 थीटा की जगह आप 1 रखते हो तो r का अधिकतम मान आना चाहिए, और 1 रखोगे तो r² का मान a², तो r का मान प्लस माइनस है, अधिकतम के लिए क्या लेंगे, प्लस है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, r का अधिकतम मान है वो क्या है, a है। न्यूनतम मान के बारे में बोलना सही नहीं है, क्योंकि cos 2 थीटा का मान जब आप -1 रख रहे हो तो r का मान अपने को काल्पनिक मिल रहा है, उसमें आयोटा जरूर आएगा, ठीक है, एक बात। नेक्स्ट, इसमें आपका थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है r का मान है वो वैसे वैसे कम होता जा रहा है, ओके। तो यहाँ थीटा का मान बढ़ाने पर r का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, एक चीज इसमें आप और देख लीजिए, ये आपको इससे पहले वाली क्लास में नहीं बताई है, यहीं पे है, क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की इसमें आप कोशिश करोगे। देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, ये एक मैंने लाइन लिखी है, आपको इसको समझना है, क्या है, देखो यहाँ वक्र का कोई भी भाग, क्योंकि अपन ने इसका रीजन दर्शा रहे हैं, क्षेत्र दर्शा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि वक्र का कोई भी भाग a त्रिज्या वाले जो वर्त है उसके बाहर स्थित नहीं होगा। ये कैसे लिखा, देखो इतना तय है कि जो आपका डायग्राम बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे अक्ष x y x दोनों सबके सापेक्ष सममित है, r का जो अधिकतम मान है वो कितना होना है, a होना है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, यदि ये a आपका मान है और ये a आप यदि कोई रेडियस लेते हो, त्रिज्या लेते हो, और ये भी a हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप इसका वर्त खींच दोगे, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये आपका इसके अंदर ही तो रहेगा, समझ में आई बात। तो क्या कह रहा है, वक्र का कोई भी भाग बस वो जो r का मान आ रहा है उतनी त्रिज्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, a त्रिज्या, ठीक है, a त्रिज्या वाले वर्त के बाहर स्थित नहीं होगा, उसके अंदर ही होगा। इससे पहले वाली क्लास में आपको कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करवाया था, r का मान था 2a, ये मान कितना था 2a, उसके लिए भी आप क्या बोल सकते हो कि वो कोऑर्डिनेट 2a त्रिज्या वाले वर्त के अंदर स्थित होगा, बाहर कोई उसका भाग स्थित नहीं होगा, क्योंकि 2a के लिए ये वर्त हो जाएगा आपका, और ये इसके अंदर ही तो होगा। समझ में आ रही है बात, ये चीज समझ में आ गई कि वक्र का कोई भी भाग कहाँ स्थित नहीं होगा, जो उसकी डिस्टेंस है मैक्सिमम उतनी डिस्टेंस की आपको रेडियस लेके सर्किल बनाना है, वर्त बनाना है, उस वर्त के बाहर उस वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई किसमें, रीजन में, क्षेत्र में, ओके। आगे बढ़ते हैं,
एक लाइन साथ में और लिख दीजिएगा आप क्या कि थीटा इज इक्वल टू π/3, π/2 और 2π/3 यानी 60, 90 और 120। इन पर भी वक्र का कोई भाग स्थित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख सकते हो अभी अभी अपन ने इंडेक्स बनाई थी, इन तीनों मानों पे r का मान काल्पनिक होता है। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं कि जहाँ पे भी जो आपका थीटा है उसके किसी मान के संगत r का मान यदि काल्पनिक मिलता है तो इसका मतलब उन मानों पर वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं होगा। तो ये कुछ अलग क्षेत्र की बातें होगी। क्या अधिकतम मान है, कहाँ स्थित होगा, कहाँ स्थित नहीं होगा, ये मान होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, लास्ट अपन ज्ञात करते हैं फाई का मान। तो फाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं? टेन फाई का मान r/d⁻θ/dr। तो सबसे पहले आपको r का मान चाहिए, r² इज इक्वल टू a² cos 2θ। तो r का मान कितना हो जाएगा? a cos 2θ की पावर 1/2। ठीक है, dr/dθ कितना हो जाएगा? यहाँ से dr/dθ आप करते हो तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। पहले x की पावर 2 n से हो जाएगा तो 1/2 cos 2θ की पावर कितनी हो जाएगी? -1/2 हो जाएगा x की पावर n से। ठीक है, cos 2θ का वापस करते हो तो -sin 2θ और 2θ का दोबारा करते हो 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, dr/dθ का मान कितना हो जाएगा? -a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? sin 2θ और नीचे क्या बचा? cos 2θ की पावर 1/2। ठीक है, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा? +1/2। तो यहाँ से dθ/dr कितना आ जाएगा? dθ/dr ये ऊपर चला जाएगा, cos 2θ की पावर 1/2 अपॉन -a इंटू sin 2θ। ठीक है, tan फाई में रखते हैं इसको, और tan फाई में रखोगे तो कितना आएगा? r का मान ये रहा, a cos 2θ की पावर 1/2, dθ/dr कितना हो जाएगा? cos 2θ की पावर 1/2 अपॉन -a sin 2θ। ठीक है, इसको थोड़ा आप हल करोगे तो tan फाई का मान क्या निकल के आएगा? a से a कैंसिल, cos 2θ की पावर 1/2, 1/2 cos θ की पावर 1 हो जाएगी। cos 2θ अपॉन sin 2θ क्या हो जाएगा? cot 2θ हो जाएगा। a से कैंसिल, लेकिन रहेगा माइनस का। tan फाई का मान आ गया -cot 2θ। अब ये आपको पता होना चाहिए कि -cot θ को, हालांकि यहाँ पे 2θ है, उसको tan के पदों में किस प्रकार लिख सकते हो ये आपको बता चुके हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी कंडीशन आई थी। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट की बात है, ये माइनस कहाँ पे आता है, कोट 10 में चेंज हो रहा है तो कौन सी स्केल है। ठीक है, तो आप सोचिए और उसके बाद आप देखिएगा कि आप सही हो या गलत हो। -cot 2θ को 10 के पदों में क्या लिख सकते हो। ओके, तो -cot 2θ को क्या लिख सकते हो? tan π/2 + 2θ। सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, tan है वो कोट में चेंज हो जाएगा π/2 वाले स्केल पे, और tan है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस का होता है। तो यहाँ से फाई का मान कितना आया? फाई का मान आया π/2 + 2θ। ठीक है, अब नेक्स्ट एट थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि आप थीटा का मान 0 रखते हो तो फाई का मान क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। ठीक है, फाई क्या होता है? फाई है एंगल, कहाँ पे? एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड रेडिकल लाइन। जो आपकी ध्रुवांतर रेखा होती है और स्पर्श रेखा होती है उनके बीच का कोण है कौन? फाई, और वो क्या होगा? π/2 होगा। कहाँ पर होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 पर। ये आपके फाई के मान हो गए। 6 पॉइंट है यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे लास्ट।
ये कहाँ से बनाया, तो आप देख सकते हो कि इसमें ये पहली कंडीशन क्या है कि वक्र अक्ष और y अक्ष और ध्रुव के सापेक्ष सममित है। तो आप देख सकते हो कि ये अक्ष के सापेक्ष भी सममित है, ये y अक्ष के सापेक्ष भी क्या है, सममित है, दो लूप बनेंगे, और ये ध्रुव के रिस्पेक्ट में भी क्या है, सममित है, जितना उधर है उतना ही इधर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये पोल से होके जाएगा और पोल पे टेंजेंट क्या है, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो आपका एंगल होगा ये जो आपका एंगल होगा ये कौन सा होगा, ये थीटा इज इक्वल टू π/4 ही होना है ये। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो कि इस पर टेंजेंट लाइन खींचते हो आप यदि, तो वो क्या होगी, वो थीटा इज इक्वल टू π/4 ही होना है वो। यहाँ पे यदि आप टेंजेंट लाइन खींचते हो तो ये कौन सी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 3π/4। आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये थीटा इज इक्वल टू 3π/4, ये थीटा इज इक्वल टू π/4। आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/4। ठीक है, ये आपका O हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएगी, जो कि अपन ने दूसरे पॉइंट में लिखा है। ये आपकी π/4 हो जाएगी, ये 3π/4 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप इधर -π/4 भी लिख सकते हो। ओके, दूसरा पॉइंट, इसकी कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी, वो तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। चौथा, इसके बिंदु कौन से बिंदु हैं, थीटा बराबर 0 से π। तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है, और ये कोई बिंदु हो जाएगा A। ओके, तो ये जो आपका A, इसके कोऑर्डिनेट है, ये क्या हो जाएगा, 2a,0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप 2a,0 का क्या मतलब है कि r का मान 2a है, सॉरी यहाँ पे a है, तो ये a हो जाएगा, 2a नहीं है, a आया है। तो r का मान a है और थीटा का मान क्या है, 0 है। तो आप थीटा बराबर 0 पे जो अपन ने पॉइंट वाली इंडेक्स बनाई है, टेबल बनाई है, वहाँ से भी देख सकते हो कि थीटा बराबर 0 पे r का मान a है। ठीक है, तो ये a0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0। और इसी में आप फाई को भी दर्शा सकते हो। ये आपका जो एंगल है, ये फाई का मान कितना है इसमें, π/2। ध्यान रहिए फाई है, थीटा नहीं है। ठीक है, फाई क्या है, ये आपकी ध्रुवांतर रेखा हो जाएगी, रेडिकल लाइन हो जाएगी r बराबर a। ठीक है, और ये आपकी टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी। इनके बीच का कोण कितना है, फाई है। डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये π/2 ही होगा, मैथमेटिकल कंडीशन से भी देख सकते हो ये π/2 ही होना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका जो रीजन है, ये फाई वाला मान हो गया। इसके पॉइंट्स आपने देख ही लिए कि जब ये थीटा का मान 0 है और 0 से आप कहाँ तक जा रहे हो, π/2 पर, तो r का मान वो क्या है, धीरे धीरे घट रहा है, a होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, और उधर आप जानते हो इधर a है तो उधर क्या होगा, -a होगा, जो कि अपना लास्ट वाला मान आया था, ये थीटा इज इक्वल टू π पर। ठीक है, रीजन की बात करें तो रीजन में क्या क्या लिखा है आपने, देखो π/4, π/2, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/2। ये कौन सी कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो डायग्राम आप आराम से बढ़ाना खुला खुला, थीटा इज इक्वल टू π/2 और थीटा इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है, इनके बीच में वक्र का कोई भी भाग स्थित नहीं है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब इसके अलावा और तो क्या रहा, हाँ वो सर्किल वाली बात और देख लीजिए। ये यदि a है तो इस a रेडियस का यदि आप सर्किल बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे, और उस सर्किल के बाहर इस वक्र का कोई भी भाग नहीं जाएगा, यानी पूरा वक्र वर्त के अंदर स्थित रहेगा। लेकिन उस वर्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, a होनी चाहिए।
ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये था बर्नौली के द्विपाशी लेमिनस्केट का क्वेश्चन था, r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। 6 कॉन्सेप्ट थे इसमें। ठीक है, बारी बारी से आपको बताए हैं, इससे पहले वाली क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट थे। तो कॉन्सेप्ट यदि आपको एक बार समझ में आ जाएंगे तो चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो उस पर मेहनत कीजिए रटने की बजाय कि कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार बदल रहे हैं, क्या उसमें मान रखा जा रहा है, चीज़ें वही हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए तो समझ लीजिए कि यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो आज की क्लास में अभी इतना ही हो पाएगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिएगा, 2-3 बार लिख लिख के याद कीजिएगा, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।